अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 24 घंटे के अंदर दूसरी मरतबा ईरान पहुँचना और पहुँचते ही ईरानी हम मनसब और कमांडर इन चीफ IRGC से मुलाकात महज एक रस्मी सिफारती सरगर्मी नहीं बल्कि पूरे खिते में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल का वाज़ेह इशारा है। इस्लामाबाद की गैर मामूली सिफारती सरगर्मी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि पसे पर्दा कुछ बहुत अहम हो रहा है। मोहसिन नकवी पहले तेहरान से वापस आकर सीधा बलोचिस्तान पहुंचे, जहां वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात रही। इससे ये तासुर मजीद मजबूत होता है कि पैगाम रसानी रस्मी नहीं है। मोहसिन नकवी का दूसरा फौरी दौरा कई सवालात को जन्म दे रहा है। क्या पहले दौरे में कोई ऐसा पैगाम अधूरा रह गया था जिसे फौरी तौर पर मुकम्मल करना जरूरी समझा गया, या फिर तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बैकडोर राबतों में कोई ऐसी पेशरफ्त हुई है जिसके बाद पाकिस्तान को दोबारा मुतहर्रिक होना पड़ा। यह भी मुमकिन है कि इस्लामाबाद किसी ऐसे फ्रेमवर्क पर काम कर रहा हो जिसके जरिए जंगबंदी को मुस्तकिल सियासी मुज़ाकरात में तब्दील किया जा सके। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप के बदलते हुए बयानात सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना रहे हैं। एक तरफ वो मुसलसल धमकी दे रहे हैं कि अगर मुआहिदा ना हुआ तो चंद रोज में दोबारा हमला हो सकता है, जबकि दूसरी तरफ वो ये दावे कर रहे हैं कि जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। इसी तनाजुर में अमरीकी नायब सदर JD वैंस का यह बयान इंतहाई अहमियत इख्तियार कर जाता है कि ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है और दोनों फरीक जंग दोबारा शुरू नहीं करना चाहते। ये अल्फाज दरअसल इस बात का इशारा है कि पसे पर्दा राबते जारी हैं और शायद कोई दरमियानी रास्ता तलाश किया जा रहा है। ताहम ईरान अब सिर्फ जंग बंदी नहीं बल्कि पाबंदियों के खात्मे, मुंजमद फंड्स की बहाली और अमरीकी अफवाज के इनखला जैसे बड़े मुतालिबात सामने रख रहा है। उधर ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि अगली जंग खिते से बाहर भी जा सकती है। दरअसल अमरीका और इसराइल को वाज़ेह पैगाम है कि ईरान अब महदूद रद्द-ए-अमल की पॉलिसी पर नहीं चलेगा। ये बयान इस एतमाद को भी जाहिर करता है कि तेहरान खुद को पहले से ज्यादा मजबूत पोजीशन में महसूस कर रहा है। अब असल सवाल यह है कि ये सारी सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि जंग और मुज़ाकरात एक साथ चल रहे हैं, धमकियां भी मौजूद हैं और बैकडोर डिप्लोमेसी भी। मोहसिन नकवी का दूसरी मरतबा तेहरान जाना इस बात का वाज़ेह इशारा है कि ईरान और अमरीका की जानिब से पाकिस्तान पर ही अहम सिफारती किरदार के लिए इन्हिसार किया जा रहा है। क्या इस्लामाबाद टॉक्स का दूसरा मरहला शुरू होने जा रहा है? ताहम एक हकीकत वाज़ेह है, अगर ट्रंप के बयानात इसी तरह बदलते रहे, ईरान अपनी सख्त शराइत पर कायम रहा और इसराइल ने दोबारा हमला किया तो फिर सालिश तेजी से कम हो सकती है। लेकिन अगर मोहसिन नकवी के हालिया दौरों को इशारा समझा जाए तो लगता यही है कि अभी सिफारतकारी का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ। स्ट्रेट टॉक पैनल इस बदलती सिचुएशन को किस तरह से देख रहा है, इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, रजा रूमी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। मोहसिन नकवी का 24 घंटे में ईरान का दूसरा दौरा, वाज़ेह इशारा, बंद कमरों में मुमकिना तौर पर क्या सिफारती डील होने जा रही है। जैगम साहब, मोहसिन नकवी हफ्ते को गए, गुज़िश्ता रोज़ वापस आए, सीधा बलोचिस्तान पहुंचे जहां आर्मी चीफ वज़ीर आज़म मौजूद थे। आज वो दोबारा गए हैं और पहुंचते ही वहां ईरानी वज़ीर दाखिला और IRGC के कमांडर इन चीफ से उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं। आपके ख्याल में कोई अहम पैगाम लेकर आए थे जिसका जवाब लेकर गए हैं, या ईरान ने कोई ऐसी शर्त रखी जिसका जवाब वापस पहुंचाया गया? दिखाई ये दे रहा है कि अमेरिका और ईरान दोनों के लिए यही एक रास्ता है जिसके जरिए से गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जा रहा है। पॉजिटिव नोट की जानिब या कुछ खदशात भी देखे जा सकते हैं? आयशा, इस वक्त दुनिया की सूरत हाल ये है कि जैसे स्लो मोशन में ट्रेनें टक्कर की तरफ जा रही हूँ, एक ट्रेनों का तसादुम होने वाला हो, और ऐसे वक्त में पाकिस्तान अपनी शटल डिप्लोमेसी में मसरूफ़ है, दौड़ रहा है, भाग रहा है। पाकिस्तान के नुमाइंदे बार बार जा रहे हैं और देखिए वो प्रपोजल्स और काउंटर प्रपोजल्स उनको एक्सचेंज कर रहे हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर भी उन प्रपोजल और काउंटर प्रपोजल्स पे काम हो रहा होगा, अपनी राय उसमें शामिल कर रहे होंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान ही पुल है दोनों इन जंगजू कुव्वतों के दरमियान में, क्योंकि उसे दोनों का एतमाद हासिल है। पाकिस्तान है जो दोनों को गुफ्तगू और दोनों के मुज़ाकरात जारी रखे हुए हैं। और देखिए ईरान में जब पाकिस्तानी जाते हैं तो पाकिस्तानियों को बहुत बड़ा एडवांटेज होता है और मुज़ाकरात को एक एडवांटेज मिलता है। वो एडवांटेज ये मिलता है कि पाकिस्तान की एक्सेस ईरान के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स तक होती है, तमाम स्टेक होल्डर्स उनके साथ बैठते हैं। तो अगर उन स्टेक होल्डर्स के आपस में भी कुछ मसाइल हैं
क्योंकि हमें जहन में रखना चाहिए कि उनकी तमाम लीडरशिप ख़त्म हो चुकी है और एक नई लीडरशिप उभरी है, और अंदर भी उनके एक डायलॉग का प्रोसेस बहरान के बारे में जारी है और मुख्तलिफ राय भी ज़रूर मौजूद होगी। अब सीज़ फायर जो है वो एक कमज़ोर सीज़ फायर है, जो सीज़ फायर है भी और नहीं भी, क्योंकि जंग एक मुख्तलिफ सूरत में ब्लॉकेड की सूरत में जारी है। देखिए, ब्लॉकेड खुद अज खुद एक्ट ऑफ वॉर है। ईरान की तरफ से ब्लॉकेड भी एक एक्ट ऑफ वॉर है और अमेरिका की तरफ भी ब्लॉकेड जो है वो एक्ट ऑफ वॉर है। तो जंग चल रही है, एक कमज़ोर सीज़ फायर जिसमें जो फौजी कार्रवाइयाँ हैं बराह रास्त वो इस वक्त रुकी हुई हैं। खलीजी ममालिक भी चाहते हैं कि जंग ना हो, पाकिस्तान का अपना मफाद भी इसमें है कि जंग ना हो, और सारी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि क्या पाकिस्तान इस जंग को रुकवा पाता है, इन मसाइल को हल कर पाता है। अब इसमें बड़े बड़े कुछ ख़तरात हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों फरीकों की एक इंतहाई पोजीशन है और पाकिस्तान अभी तक इसमें कामयाब नहीं हुआ कि वो अपनी इंतहाई पोजीशन से पीछे हटें और कोई ऐसी दरमियानी पोजीशन लें जिसको मिडल ग्राउंड कहते हैं, जिस पर दोनों का इत्तफाक राय हो सके। अमेरिका सख्त तरीन शराइत लगा रहा है। सख्त शराइत के साथ अमेरिका के सदर जो हैं वो अपनी जीत का ऐलान करना चाहते हैं और जीत के ऐलान के साथ वो जंग को ख़त्म करना चाहते हैं, वो ट्रॉफ़ी लेके जाना चाहते हैं। लेकिन ईरान इस ट्रॉफ़ी को देने को तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान समझता है उसके पास भी लिवरेज है। ठीक है, उसने जंग जीती नहीं, लेकिन उसने जंग हारी भी नहीं, और एक कमज़ोर ताकत के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और हुज़्मस के ज़रिए वो पूरी दुनिया की मईशत जो है वो भी इस जंग का निशाना, इस जंग की जद में है। सिर्फ ईरान नहीं है इस बात का निशाना। तो अब वो कहता है कि कम से कम दो चीज़ें, देखिए बहुत ही अहम है। एक तो ये है कि पाबंदियों का खात्मा, क्योंकि अगर उस पर पाबंदियां जारी रहती हैं तो उसके लिए ये जंग जारी है। और इन पाबंदियों की वजह से हमने देखा कि कुछ महीने पहले ईरान के अंदर बहुत बड़े मसाइल पैदा हुए थे, एक बगावत जैसी सूरत हाल पैदा हुई थी। अगर वो पाबंदियां ख़त्म नहीं करवा पाता तो फिर उसके लिए तो जंग ख़त्म नहीं हुई, उसके लिए तो ख़तरात ख़त्म नहीं हुए। तो सबसे उसकी अहम बात यह है कि पाबंदियां ख़त्म हो उसके लिए। और दूसरी बात उसकी ये है, जिसको उसने अपने डिग्निटी का मसला बनाया हुआ है, कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका जो सिविलियन साइड है उसको जारी रखने की उसे इजाज़त दी जाए। आखिरी बात, सबसे बड़ा जो ख़तरा है इस वक्त आयशा, जंग से बड़ा ख़तरा ये है कि इस वक्त ये सारा कन्फ्लिक्ट कहीं फ्रोजन कन्फ्लिक्ट ना बन जाए। ऐसा ना हो कि न्यू नॉर्मल ना बन जाए। दुरुस्त हो गया कि ये खलीज जो है ये बंद भी रहे और बेशक जंग भी ना हो, मिसाइल भी ना चले, लेकिन तेल भी बाहर ना निकले। वो भी एक स्लो रैक है, वो भी एक ट्रेन का एक्सीडेंट है, स्लो ट्रेन का। दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, ट्रंप का जंग को ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खात्मे से मशरूत करना और फिर इसलिए जिसने जंग मौखर की, ईरान फिर सख्त धमकियां दे रहा है, दोबारा से उसी जगह पर खड़े हैं कि खित्ते से बाहर ले जाएंगे। आपने हुर्मुज अपनी जगह पर बंद है, दुनिया में कसाद बाजारी का खतरा है। बरतानिया में तो आज फूड के उसके ऊपर भी उन्होंने खतरे का इजहार कर दिया है। क्या मोहसिन नकवी मुज़ाकरात की बहाली की कोशिशों को आगे ले जाना चाह रहे हैं, मज़ीद खोलना चाह रहे हैं? इस्लामाबाद अगले कहा जाए मुज़ाकरात को तैयार है, या ये भी कहा जा सकता है कि आखिरी बार समझाने या एक आखिरी सिफारती पैगाम देने कि किसी तरीके से सॉर्ट आउट कर लें इससे पहले कि मामला हाथ से निकल जाए? मेरा ख्याल दूसरी बात जो आपने की है वो ज्यादा लाइकली है। अर्जेंसी है, इमरजेंसी है, 24 घंटे में वापस जाना हो इस तरीके से भाग के, तो इसका मतलब है कि कोई खतरे की घंटी बज रही है कहीं ना कहीं पे। वरना तो जो अच्छी बातें हैं ये वक्त के साथ साथ आहिस्ता एक्सचेंज की जा सकती हैं। और अच्छाई की तरफ जाना हो तो उसमें अर्जेंसी इमरजेंसी अच्छी होती है, जल्दी भी उसमें भी खुशी की बात है। लेकिन लगता यूं है कि ये जो अर्जेंसी और इमरजेंसी है इसका ताल्लुक खतरे से है, इसका ताल्लुक किसी अच्छी इंडिकेशन से नहीं है। देखिए, बात यह है कि ऑफ रैंप से बात अब पेस सेविंग पे चली गई है, दोनों सूरतों में, दोनों अतराफ में। ट्रंप क्या चाहता है? ट्रंप एक कमिटमेंट चाहता है ईरान से कि मैं न्यूक्लियर वेपन्स, अब देखिए न्यूक्लियर का जब मामला करते हैं तो 0% से 95% तक या 90% तक एनरिचमेंट की बात है। ये बहुत बड़ी गुंजाइश है। इसके अंदर जो ईरान है वो 0 से 20% तक एनरिचमेंट की बात कर सकता है, और ये कह सकता है, ईरान पहला ये इंडिकेशन दे सकता है कि मैं न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाऊंगा, जो कि वो बारहा कह चुका है, सिर्फ उसके कहने की देर है। और ये कमिटमेंट जब आएगी तो इस कोर्स के बाद फिर जो बाकी मामला आते हैं वो ये कह सकता है कि हम बैठ के डिस्कस कर लेते हैं, जो कि JCPOA+ टाइप कोई चीज हो सकती है। लेकिन बिगिनिंग इससे हो सकती है कि न्यूक्लियर
कि हम वेपन्स नहीं बनाएंगे। पहली बात तो ये होगी। तो वो एश्योरेंस जो कि एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट चाहता है कि वो अपने लोगों के पास जाए कि देखो मैंने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने दिए ईरान को, तो उसके पास एक फेस सेविंग चली जाती है। एक और परेशानी की बात है कि जो ईरानियन रजीम लीडरशिप है इस वक्त, जो रजीम जिसे कहते हैं, उनके लिए जंग एक तरह से एक एक जैसे कहते हैं एक बून, एक एक बड़ा उनके लिए फायदेमंद चीज आई है। वरना जनवरी के अंदर जो हालात थे, वो अगर जंग ये ना आती फरवरी के आखिर तक, तो पता नहीं फिर ईरान किस रास्ते पे चल चुका होता अब तक। तो वो चाहते हैं कि इस जंग तो ना सही, लेकिन एक जंग की कैफियत जिसका जिक्र जगम साहब ने किया कि वो हुर्मुज है भी और नहीं भी, तेल है भी या नहीं भी, जंग है और नहीं भी, इस किस्म की कैफियत के अंदर इस मुल्क को, ईरानी अवाम को इकट्ठा रखना उनके लिए ज्यादा पॉसिबल और मुनासिब है। इसलिए वो ज्यादा देर तक इसको खींचना चाहते हैं कि जो उनके लिए मुश्किलात हैं उसके अंदर कम से कम तर वो सामने आए, जो मुश्किलात उनकी वजह से ईरानी अवाम के अंदर जा रही हैं। तो ये दूसरी मुश्किल है, इसलिए वो इसको मुश्किल से मुश्किल तर बनाते जाएंगे, गवर्नमेंट आसानी से के साथ नहीं देंगे। तीसरी चीज, आपको खुद पता है कि अभी ईरान ने 2 दिन पहले बोला है कि प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के जिस किस्म की धमकियां में ट्वीट्स करते हैं, ये खुदारा इनको बंद करा। राक्षी साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया था कि ये बंद हो जानी चाहिए। यानी कुछ ना कुछ तो हम भी दिखा पाए अपने लोगों को कि देखिए हमने इस किस्म की जो धमकियां में पैगाम आते थे उनको भी कम कर दिया। अब मसला क्या है, एक तरफ हुर्मुज को अब उन्होंने बंद किया हुआ है ईरान ने, और नेवल ब्लॉकेड अमेरिका ने किया हुआ है। कितना आसान है कि अगर ये मामला को दुरुस्त करना चाहें तो दोनों अतराफ से ये हटा दें और कह दें कि हुर्मुज पहले की तरह खुल गया। करेंगे नहीं, हरगिज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने हुर्मुज से, ईरान ने क्या करना है, ईरान ने फौजों का इनखला चाहिए, उसके बाद उनको रेपरेशन चाहिए, कोई पैसा चाहिए, ये मामलात इस किस्म के चाहिए जो कि वो हुर्मुज से हासिल करना चाहते हैं। उसका एक शाखसाना सऊदी अरब की लीडरशिप के अंदर 8-10 मुल्क मिलके एक किस्म की नॉन एग्रेशन पैक्ट लेके उसकी बातचीत हो रही है कि हम जाते हैं, जो कि इसके साथ मिलकर नत्थी हो जाएगा अगर ये मुआहदा जब होता है, और हम ये अपनी कमिटमेंट देंगे कि जी हम आपके साथ आइंदा जंग नहीं करेंगे, और जो पीस है या जो अमन है ये देर पा रहेगा इस खत्ते के अंदर। ये सऊदी अरेबिया की तरफ से इनिशिएटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। अच्छा, अब न्यूक्लियर, जहां तक न्यूक्लियर का मामला रह गया, उसका स्टार्ट मैंने आपको बता दिया। JCPOA के ऊपर काम किया जा सकता है। 25% सैंक्शन, तो क्या अच्छा मैं 25% सैंक्शन ऑफ करता हूं, चले अब 40% कर लेंगे अगर उनको इससे भी आसानी होती है। लेकिन ये तमाम सौदे किए जा सकते हैं, फाइनल बात कह दूं आपसे, और ये किए जा सकते हैं अगर नीयतें ठीक हों, अगर अपने पॉलिटिकल इंटेंशंस ठीक हों। अच्छा, फाइनल बात आपसे कह दूं, देखिए हर स्ट्रेटजी की एक मयाद होती है और हर स्ट्रेटजी की एक अफादियत होती है। अपनी मयाद के बाद और कई उसकी अफादियत जो होती है वो खत्म होना शुरू हो जाती है और वो उल्टा पड़ना शुरू हो जाती है। ईरान के लिए बहुत मुश्किल वक्त इस वक्त इस तरह से है, उसको ये नहीं समझ आएगी कि मैंने ये जो स्ट्रैटेजी अपनाई है इसको मैं किस हद तक कितना तूल दे सकता हूँ, कहां तक प्ले आउट कर सकता हूँ, और कहां ये मेरे अपनी जात के लिए, मेरी अपनी बका के लिए खतरनाक होती जाएगी। अंदाजा लगाइए कि इसी तेल की बुनियाद पे GCC भी सारा उसके खिलाफ हो जाए, जंग में कूद जाए, पाकिस्तान भी हो जाए किसी खुदा न खास्ता, तो ये सारी चीजें बहुत मुश्किल ईरान के लिए क्रिएट कर देंगी। तो उस स्ट्रेटजी को वहां तक लेके जाएं जहां पे कि वो मैक्सिमम फायदा हासिल कर सकते हैं। और स्ट्रेटजी की एक मियाद होती है। वेरी वैलिड पॉइंट। रजा रूमी साहब, JD वैंस ने कहा कि मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त की उन्होंने बात की है। क्या कहा जा सकता है कि बैक एंड पर कोई ऐसा मुआहिदे के इब्तदाई पॉइंट्स बन चुके हैं कि बात आगे बढ़ रही है, और अगर वाकई मुज़ाकरात कामयाबी के करीब हैं या उस जानिब बढ़ रहे हैं, तो फिर ईरान की तरफ से धमकियों और जंगी बयानात की गूंज क्या दिखावा है, या अभी तक ईरान को कुछ भी ऐसा हासिल नहीं हो सका है जो ईरान की डिमांड्स हैं? देखिए आयशा, सबसे पहली बात तो ये है कि ईरान भी अब चाहता है कि ये मामला जो है मजीद आगे ना बढ़े, और जितना नुकसान ईरान का भी हुआ है इस जंग में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का और उसके ऊपर जो मजीद जिसे कहना चाहिए रिकंस्ट्रक्शन की अभी कॉस्ट आएगी, तो यकीनन ईरान और ईरानी अवाम के लिए भी ये बहुत एक मुश्किल वक्त है। और अगरचे कि उनके बयानात बड़े तुंदो तेज हैं और बहुत वो नेशनलिस्टिक हैं, और ऐसे मौके पे होते भी हैं क्योंकि हुकूमत ने अपने लोगों को अपने साथ रखना है और उनका जज्बा जो है वो उसको भी उभारना है, बरकरार रखना है, तो ये एक दिखावे की भी बात होती है। वाकया यूं है कि पिछले कई हफ्तों से, जैसे आपके इल्म में है, कि कोई भी ऐसा वक्त नहीं रहा कि जहां पे बैक चैनल बातचीत बंद हुई हो, और वो बात बिल्कुल मुस्तकिल जारी है, और यही रास्ता ढूंढने की कोशिश की
तरीके से ईरान के जो मुख्तलिफ अमेरिका की डिमांड्स हैं, उनमें से किस हद तक ईरान जो है वो कंसीड करेगा, और जाहिर बात है कि अमेरिका के हवाले से भी यही बात हो सकती है कि भाई किस हद तक वो ईरान को भी कंसेशंस देगा। यहीं पे मोहसिन नकवी साहब की जो विजिट है दूसरी बहुत मानी खेज है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे प्रपोजल्स के ऊपर मजीद, जो पिछली बार तो जो वो प्रपोजल्स लेकर गए थे अमरीकियों के, गालिबन वो ईरानियों को मंजूर नहीं थे। अब उनमें कुछ तरमीम की गई होंगी उनकी ईरानी हुकाम की मंशा के मुताबिक, और शायद अब दोबारा से एक कोशिश की जाएगी कि एक डील की या एक अग्रीमेंट की जो खदोखाल है वो तय हो सके। और उनमें यही दो तीन नुकात सबसे अहम है। एक तो आबनाए हुर्मुज़ का तो मसला है सो है, इस वक्त तो वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है अमेरिका की कि वो खुल जाए और वापस वहीं पर जैसे इस जंग से पहले सूरत हाल थी वो बहाल हो जाए। और फिर दूसरा न्यूक्लियर इशू है कि उसके ऊपर कितने साल का मॉरिटेरियम लगना है। पहले कुछ एक नंबर था, फिर उसके बाद वो और नंबर तब्दील हुआ, और फिर यूरेनियम की अफजाइश जो है उसके हवाले से एक अंडरस्टैंडिंग जो हो जाए, और फिर ईरान की इन तमाम अमूर के ऊपर ईरान मानने को तैयार है। लेकिन उसकी जो बुनियादी एक शर्त यह है कि उसको उसकी सिक्योरिटी की जमानत दी जाए कि दोबारा उसके ऊपर इस तरह से हमला अमेरिका की तरफ से नहीं होगा। और उसकी अगर वो इन तमाम चीजों को मान कर भी उसके ऊपर दोबारा से हमला होता है तो फिर ईरान का ये समझना बजा है कि फिर ऐसे एग्रीमेंट का क्या फायदा। क्योंकि देखिए ईरान की ये दूसरा हमला है नंबर एक, और दूसरा फिर उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई हैं, पाबंदियां कितनी दहाइयों से, उसने भुरकस निकाल दिया ईरानी अवाम का। और आपको पता ही है कि पहले जो है ईरान में इस जंग से पहले कितनी एक अंदरूनी टर्बुलेंस थी। कहा जा सकता है ईरान खाली हाथ इस जंग से निकलने को तैयार नहीं है, मिनिमम जो वो मांग रहा है वो लेकर ही पीछे हटेगा। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है और इसी के ऊपर गौर व खौस हो रहा है। जी आयशा, दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। आमिर अहमद खान साहब, ट्रंप एक दिन हमले की धमकी दे रहे हैं, अगले दिन जंग खत्म होने की नवीद दे रहे हैं। वहां से ईरान के पासदारान कहते हैं कि अब की बार हमले की सूरत में खित्ते से बाहर तक जाएंगे। इधर पाकिस्तान को देखें, जो दोनों के दरमियान एक ब्रिज है। मोहसिन नकवी 3 दिन गुजार के वापस कल सीधा बलोचिस्तान पहुंचे, यहाँ मुलाकातें यहाँ पर हायर अप्स से हुई, आज वापस गए हैं और वहां हायर अप्स के साथ अहम मुलाकातें हम मनसब के साथ और ईरानी कमांडर इन चीफ के साथ। क्या मामला पॉजिटिव नोट की जानिब आगे बढ़ रहे हैं या हतमी तौर पर ईरान को यह बताने की कोशिश है कि सोच लें इससे पहले कि बात हाथ में ना रहे? पॉजिटिव और नेगेटिव इस वक्त मेरी राय में ऐसा इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी कहना, चाहे वो अमेरिका में बैठा हो कोई तजज़ियाकार, पाकिस्तान में हो, यूरोप में हो, कहीं पर भी। बिकॉज ये जो इनके बीच में एक्सचेंज चल रहा है, ये पाकिस्तान के अलावा अमेरिका और ईरान के अलावा शायद पाकिस्तान को वो खबर है, जाहिर है पैगाम रसानी कर रहा है तो उनको वो खबर होगी। तो लेकिन ये किस सिमत जा रही है ये चीज़, मेरी राय में इस वक्त जो है वो इम्पॉसिबल है ये कहना। जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो ये है कि अगर आप पिछले एक हफ्ते की एक्टिविटी को उससे पिछले 2 हफ्तों की एक्टिविटी से कंपेयर करें तो उसमें थोड़ी सी तेजी आई है, और ये प्रोसेस स्पीड अप होने की अब लोग गेस कर रहे हैं कि क्या वजह है इस प्रोसेस को स्पीड अप होने की। और ज्यादातर लोगों का अब यही राय बनती जा रही है कि एक तरफ ट्रंप को अब फाइनली डोमेस्टिक प्रेशर जो है उसका एहसास होना शुरू हो गया है। एक तो वो 37% तक उनकी पॉपुलैरिटी गिरी है, फिर जो 1-1.5 महीने से बल्कि डेमोक्रेट्स जो उनकी जो वॉर पावर्स के ऊपर कांग्रेस में रेजोल्यूशंस ला रहे थे और वो डिफीट होती जा रही थी, 4 दफा वो डिफीट हुई है। फाइनली वो उनको एक कामयाबी मिली है जब एक रिपब्लिकन जो कांग्रेसमैन थे, उन्होंने शायद वो प्राइमरी का उनका कोई मसला चला है, वहां पर वो हार गए हैं उन्हें सारे, और उन्होंने भी फिर ट्रंप के खिलाफ वोट दिया है तो वो रेजोल्यूशन पास होगी। अच्छा, इनका कोई ऐसा मतलब नहीं होता, ये नहीं हो सकता कि वो प्रेसिडेंट के अमेरिकी सदर के हाथ बांध दे, लेकिन ये डोमेस्टिक प्रेशर बिल्डअप होने का एक बहुत वाज़ेह इशारा होता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये जो था, अभी तक हमने क्या देखा कि 8 अप्रैल को ये सीज फायर हुआ था ना, लगभग 1.5 माह हो गए हैं उस चीज को भी। तो इस तरह का जो टेम्परेरी सीज फायर होता है उसकी भी कोई इन्फिनिट उम्र नहीं होती, आप उसको बहुत देर तक लटका नहीं सकते। और अब मेरा ख्याल है दोनों अतराफ में ये एहसास भी होना शुरू हो गया है कि अगर इस सूरत हाल का कोई
फाइनल हल, और फाइनल हल जो है उससे भी मेरी मुराद ये नहीं है कि जंगबंदी हो जाए एक हतमी मुआहदे के तहत, लेकिन ये कम से कम फैसला हो जाए कि अब जंग दोबारा नहीं शुरू होगी और बहुत सारे इश्यूज जो है वो उनको तय करने के लिए जो वक्त दरकार है, कम से कम वो वक्त उनको वो हासिल हो जाए। शायद इसी वजह से आपने देखा कि पिछली 2-3 जो उन्होंने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं प्रेसिडेंट ट्रंप पे, उसमें अब वो स्टेट ऑफ हॉर्मस का इतना जिक्र नहीं करते हैं। वो बेसिकली न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, बिकॉज शायद उनको ये समझ आ गई है कि देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मस जिन लोगों का मसला है और जो उससे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, जिनके उनकी निस्बत बहुत बेहतर रिलेशंस भी हैं ईरान के साथ, वो हल कर लेंगे। लेकिन मुझे जो इसको जंग को खत्म करने के लिए, विक्ट्री डिक्लेयर करने के लिए एक न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर किसी किस्म की कंसेशन चाहिए, मैं उसी के ऊपर ही फोकस करूं। सो जाहिर है पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू स्ट्राइव फॉर सम काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन। पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस वक्त से लेके जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल एक जंगी जहाजों के जर्मन में तेहरान लैंड करते थे, अब अगर देखें तो वजीर दाखिला वहां पर जा रहे हैं, तो पाकिस्तान ने भी रियलाइज कर दिया कि अब सिचुएशन की अपनी अर्जेंसी इतनी ज्यादा हो गई है कि वो ज्यादा से ज्यादा ये पैगाम रसानी कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इन विजिट्स की बुनियाद पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नतीजा फिलहाल निकालना जो है वो मेरी नजर के अंदर तकरीबन नामुमकिन दुरुस्त हो गया। मगर ये कहा जा सकता है कम से कम कि सूरत हाल ये कह रही है कि दोनों फरीकैन को ही फेस सेविंग दरकार है। इस जंग से कैसे निकलना, इसकी हिकमत अमली को जल्द तय कर लिया जाए तो दुनिया का भी भला है, क्योंकि हर गुजरता दिन पाकिस्तान के लिए भी इस इम्तिहान को मुश्किल बना रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे हुकूमत की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी पर, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई सस्टेनेबल होगी और आवाम को डिलीवर करेगी। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। IMF और हुकूमत के दरमियान नई ऑटो पॉलिसी पर इख्तिलाफ सामने आया है। IMF इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ दे रहा है, जबकि हुकूमत ने सख्त मुखालिफत करते हुए सिर्फ 1% GST निफाज करने की तजवीज़ दी है। हुकूमत के मुताबिक नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए कम शरह टैक्स नागुज़ीर है। बज़ाहिर ये एक टैक्स रेट का मामला है, मगर हकीकत में ये पाकिस्तान की पॉलिसी साजी के पूरे ढांचे पर एक बड़ा सवालिया निशान है। अगस्त 2025 में हुकूमत ने नई ऑटो पॉलिसी का ऐलान किया, जिसमें बड़े अहदाफ मुकर्रर किए गए। 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, 2040 तक 90% और 2060 तक मुकम्मल मुंतकली। मुराद सब्सिडीज, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल इंडस्ट्री की तरक्की, ये सब एक वाज़ेह विजन का हिस्सा दिखाई देता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये विजन मुस्तकिल और प्रैक्टिकल भी रहेगा। 2015 की सोलर पॉलिसी भी हमारे सामने है। इब्तिदा में मुराद दी गई, अवाम ने एतमाद किया, सरमायाकारी की, लेकिन जैसे ही रुझान बढ़ा पॉलिसी यकसर बदल दी गई, बल्कि मुतादिद बार बदली गई, जिससे ना सिर्फ एतमाद को धचका लगा बल्कि सरमायाकारी का माहौल भी गैर यकीनी का शिकार हो गया। अहम सवाल यह है कि क्या आज ऑटो सेक्टर में भी हम वही रास्ता तो नहीं इख्तियार कर रहे हैं। क्या 2060 तक के तय किए गए अहदाफ के पीछे ठोस, प्रोफेशनल और ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी प्लानिंग यानी मनसूबाबंदी मौजूद है। आने वाले बरसों में आलमी मार्केट, टेक्नोलॉजी और तवानाई की कीमतें क्या रुख इख्तियार करेंगी और इन तब्दीलियों का हमारी पॉलिसी पर क्या असर पड़ेगा। ऑटो इंडस्ट्री अब सिर्फ गाड़ियां बनाने का नाम नहीं, बल्कि ये टेक्नोलॉजी, डेटा, बैटरी सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का पेचीदा इम्तिजाज है। क्या हमारी पॉलिसी साजी में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, माहिरीन मईशत और टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट की राय शामिल है? क्या तमाम ही सिनेरियोज को देखते हुए, यानी कि वर्स्ट केस सिनेरियो को भी सामने रखा जाए, तो फिर ये पॉलिसीज तैयार की गई हैं? अगर IMF का दबाव बढ़ता है, सब्सिडीज बरकरार नहीं रह पाती या आवाम नई टेक्नोलॉजी अपनाने में सुस्त रवि दिखाते हैं, तो क्या कोई बैकअप प्लान मौजूद है? क्या हम ऑटो सेक्टर में वाकई एक मुस्तकिल, काबिल एतमाद और तेज समत इख्तियार कर चुके हैं, या फिर माजी की तरह पहले पॉलिसी बनाएंगे, फिर हालात बदलेंगे और आखिर में हम अपनी पॉलिसी बदल देंगे? इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। हुकूमत की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी, 2030 तक 30% नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां, माजी में सोलर पॉलिसी में बार बार तब्दीली, क्या इस बार वाकई पॉलिसी में तसलसल हो पाएगा? ज़ैगम साहब, एनर्जी क्राइसिस आज हमारा सबसे बड़ा मामला है। एनर्जी कॉस्ट उससे बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल अवाम के लिए हकीकत है। और जब मैं ब्रेक से पहले टीज कर रही थी कि हम ब्रेक के बाद ये बात करेंगे, तो मेरे कैमरा के पीछे मौजूद कैमरा पर्सन ने मुझे कहा कि पहले घर की बिजली तो पूरी कर दें, फिर गाड़ियों को देंगे। अब आप फरमाइए कि हम जो कर रहे हैं, हम पॉलिसी सोच समझ कर बना रहे हैं। आयशा, पाकिस्तान के साथ हमारे आसपास में एक नन्ना मुन्ना सा बहुत खूबसूरत मुल्क है, उसका नाम है नेपाल, जहाँ मैं जाता रहता हूँ।
क्या बात। वहाँ इस वक्त जो गाड़ियाँ फ़रोख्त होती हैं उसकी 70% ईवीज़ हैं। अगर वहाँ 100 गाड़ी फ़रोख्त होती है तो उसमें से 70 ईवी होती है। मैं नेपाल की बात कर रहा हूँ जिसकी मईशत पाकिस्तान से पीछे है, पाकिस्तान से आगे नहीं है। एक चीज़ जिसका वक्त आ गया हो वो होकर रहती है। सोलर इस वजह से नहीं पाकिस्तान में एक इनकलाब आया और इतना कामयाब हुआ कि हुकूमत ने कुछ किया। ये हुकूमत की कोशिश ना करने के बावजूद हुआ, जिसको कहते हैं डिस्पाइट द गवर्नमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, कि पाकिस्तान दुनिया में सोलर का एक मॉडल बन गया और आज वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। वो इनकलाब जिस वक्त तेल इतना गैर यकीनी है, इतना कम मिल रहा है। देखिए तेल का आपने बताया, पाकिस्तान के तेल का 80% ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता है। $14 बिलियन पाकिस्तान तेल पर खर्च करता है, $14 बिलियन, तस्वर कीजिए। और इसका आधे से ज़्यादा, मैंने 80% आप सर्च किया, $9 बिलियन ट्रांसपोर्ट पे जाता है, जिसमें से आधा मोटरसाइकिलों और इस पे क्या रिक्शाज पे जाता है। तो अब आप देख लीजिए कि अगर इस तरफ हम जाते हैं, और हम जाएंगे डिस्पाइट द गवर्नमेंट जाएंगे, बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ये काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है कर रही है, लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान कितना महफूज हो जाएगा। इस वक्त हर सोलर प्लेट जो छत पर है ना, यूं समझ लें कि वो पेट्रोल पैदा कर रही है, क्योंकि बिजली दिन को वाफिर होती है और हर शख्स की छत बिजली पैदा करती है। तो हर शख्स की गाड़ी में वो पेट्रोल भरा जाएगा जो उसकी सोलर प्लेट पैदा कर रही है। तो मतलब ये भी प्रोजेक्ट पूरे का पूरा आवाम के सर पर है और उनकी जिम्मेदारी है, माजी के तमाम प्रोजेक्ट्स की तरह हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखिए क्रेडिट जरूर दीजिए, नहीं हुकूमत को क्रेडिट दीजिए। फिर वो तो आपने खुद कह दिया ज़ैगम साहब, जो तब्दीली दुनिया में आती है वो हम तक तो पहुंच ही जाती है। हमारी हुकूमतें आने दें या ना आने दें, वो तो दुनिया की तरक्की हम तक आती है। रजा रूमी साहब, 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियां 2030 तक, 2040 तक 90%, कितना हकीकत पसंदाना और कितना कागजी विजन है? बिल्कुल हकीकत पसंदाना टारगेट्स हो सकते हैं अगर पॉलिसी साजी जो है और पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका, जैसे आपने हवाला दिया, सोलर वाला हाल ना हो। क्योंकि सोलर की तो इनकलाब जैसे भी जिक्र भी हुआ, वो तो खुद लोगों का रिस्पांस रहा है और जितनी तेजी से अडॉप्ट हुआ है, हुकूमत तो अब यूँ लग रहा है कि उसके अंदर रखना डाल रही है, रोड़े अटकाती है अपनी, बार बार बदल के, कभी नेट मीटरिंग के ऊपर, कभी कोई और पॉलिसी, हर आए दिन वो कोई लेकर आते हैं नया रूल और फिर उसको रिवर्स कर देते हैं। बात वहां पर सोलर पे जहां पे आती है, वहां पे भी आईपीपीज का जो माफिया है उसका मसला आ जाता है, क्योंकि वो यकीनन हुकूमत जो है वो नहीं चाहती कि वो उनको नाराज करे और वो इतने पैसे कमाए कि ताकि आईपीपीज को जो मैंडेटरी पेमेंट्स जाती हैं वो पैदावार हो बिजली की या ना, उसमें कोई रुकावट ना आए। कुछ वाकया यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी एक बहुत बड़ी गाड़ियों की जो लॉबी है और जो कि हमेशा रवायती तौर पर बहुत पावरफुल रही है और है अभी भी। और अगर तो वो खुद शिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर, मेरे ख्याल से वही एक बेहतरीन तरीका है। कुछ तो उनमें से जा रहे हैं जैसा कि देखा हमने, लेकिन वो उन्हीं की तरफ से आती है रुकावट, क्योंकि ये जो माफियाज है पाकिस्तान में, कार्टेल जैसे कहा जाता है, ये ज्यादा ताकतवर है हुकूमत से भी। ये हुकूमत की पॉलिसी घंटों में, मिनटों में बदलवा देते हैं, काबीना के फैसलों के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इस पे IMF का भी एक मसला चल रहा है गवर्नमेंट के साथ सेल्स टैक्स के ऊपर, और मेरे ख्याल से वहां पे भी गवर्नमेंट जो है वो सेल्स टैक्स नहीं बढ़ाना चाहती, जो कि एक अच्छी खबर है। और आई होप कि वो IMF से नेगोशिएट ये करे कि ये पाकिस्तान के लिए और माहौलियात के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए भी एक बहुत जरूरी चीज है। अवाम का रिलीफ है, वो तो सो है ही है, मगर उसके अलावा भी पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए ये बहुत जरूरी है। जी दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदी। शहजाद साहब, ये नई एनर्जी व्हीकल पॉलिसी एक उम्मीद अफजा बात कही जा सकती है, ये फरमाइएगा कि ग्रीन इकोनॉमी के लिए तो अच्छा है, कितना बड़ा चैलेंज है कि इसका एक पॉलिसी के तौर पर सस्टेन करना और आवाम के लिए फायदेमंद होना, कि उनकी जेब पर बोझ ना पड़े? कुछ चीज़ों का तो जिक्र हो चुका, लेकिन आपके कैमरामैन के लिए जिनका ये सवाल था कि उनके घर बिजली पहले पूरी करो, उनको ज़रूर समझाइएगा कि अगर ये सोलर वाला मामला पाकिस्तान में कमर्शलाइज होके और उसको एक इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर हम ले जाते हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज़ी से सोलर के ऊपर जाता हुआ मुल्क है,
ये एक रिकॉर्ड है एक तरह से, क्योंकि क्लीन एनर्जी है। तो अगर ये हम इसी रास्ते पे चलते रहे तो इंशाल्लाह उसके घर भी बिजली जो है वो पूरी आ सकेगी जब हम इसको कमर्शलाइज कर लेंगे। तो उस रास्ते तक, वहां तक पहुंचना है इस वक्त। और फिर ये कहा गया कि जो होना होता है, जिसका वक्त होता है वो हो जाता है, ये भी बिल्कुल हकीकत है। लेकिन 3 मुश्किलात आएंगी सामने। सही। एक तो ऑटो सेक्टर है जिसका कि जिक्र हुआ, लेकिन उसमें फिर भी बहुत रिलक्टेंट है वो कि आहिस्ता आहिस्ता आपको तेज अपने आप को तब्दील करे। लेकिन सबसे पहले वो कार्टेल है जो आपको नहीं जाने देगा उस रास्ते पे। आज तक उसने रास्ता रोका हुआ, उसके बावजूद जो हो रहा है वो सबके सामने है। नंबर 2, ऑयल एंड गैस सेक्टर। ये आपको इन्होंने ऐसे करके पकड़ा हुआ है, गर्दन से नाखून यहाँ रखा हुआ है आपकी गर्दन के ऊपर, और कहते हैं कि झिल के दिखाओ जरा। यानी ऑयल एंड गैस से आप हट नहीं सकते। ये फॉसिल फ्यूल सेक्टर है जो कि एक मुकम्मल तौर पे ऑगरा जिसको कहते हैं, ऑगरा जिसका कि एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी, रेगुलेटिंग अथॉरिटी। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान को फेस करने पड़ेंगे। अब साथ मिल गया है IMF जो कि 18% टैक्स भी कह रहे लगाओ, ताकि आप चीन के साथ वो तल्लक बना ही ना पाए 18% के साथ, कि चीन इतनी बड़ी तादाद में सोलर पैनल का और यहाँ पे स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स और बाकी गाड़ियां लेके आ जाए जिस तरीके से वो आ रहा है। तो चीन का रास्ता रोकना भी मकसूद है। ये इम्तिहान है पाकिस्तान की लीडरशिप का। पाकिस्तान के अवाम का मुस्तकबिल क्या है, हमने हॉर्मुज़ के अंदर देख लिया, हमने IPVs के साथ मिलकर देख लिया, हमने हर तरीके से देख लिया। जहां पे ऑयल, जहां पर तेल, जहां पर फर्नेस ऑयल और गैस से बिजली बनेगी, उनका हाल ये होगा जो दुनिया भर में हुआ। इंडिया तक अपने वसाइल के बावजूद वो अपने आवाम को सेटिस्फाई नहीं कर सका, क्योंकि वहां पे गैस की इतनी शिद्दत पैदा से कमी पैदा होगी। सिर्फ चीन बड़ी हद तक अपने आप को साफ रख पाया, और उसकी वजह यह थी कि उसके पास रिसोर्सेज और रिजर्व्स इतने ज्यादा थे। तो पाकिस्तान को थोड़ा मुस्तकबिल में सोचते हुए इसके ऊपर पूरा जोर लगाना चाहिए। और यही वक्त है औरंगजेब साहब के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए और बाकी लोगों के लिए कि IMF को कहें कि हम बाकी चीजें मानते हैं, ये आपकी बात नहीं मानेंगे, और टैक्स सिर्फ 1% रहेगा, और फिर इस रास्ते पे चल पड़े। दुरुस्त हो गया। आमिर साहब, IMF को इस तरह से जवाब दें कि नहीं ये हमारी जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री क्या इस पॉलिसी और तब्दीली के साथ चलने को तैयार होगी? अच्छा, एक बहुत बड़ा वजह पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म के इनिशिएटिव के रास्ते में जो बहुत बड़ी रुकावट होती है ना, वो हमारी नई डायरेक्शन में जाने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए होती है, जो कैपेबिलिटी चाहिए होती है, उसकी कमी है पाकिस्तान के अंदर। ये इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि हुकूमत ने कह दिया कि 4 साल में 30% हो जाएंगे और 14 साल में 90% हो जाएंगे तो ये खुद ब खुद हो जाएगा। इसके लिए एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर कमिटमेंट चाहिए होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कमिटमेंट का जो पाकिस्तान के अंदर हाल है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल तो हमें ये चाइनीज फ्रस्ट्रेशन में मिलती है, जो कि पाकिस्तान के अंदर अरब डॉलर खर्चने को तैयार है, इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं कि वो इस स्पेस के ऊपर चाइनीज को वेलकम कर सके, जिसकी उनको उम्मीद भी है और जिसकी उनको आदत भी है। मैं पिछले दिनों एक पॉडकास्ट सुन रहा था जिसमें एक नौजवान जो इलेक्ट्रिक बाइक्स की फैक्ट्री लगाना चाह रहा है, उसने ऐसे ही हंसते हंसते उसने एक बात की, उसने कहा देखिए जी, पाकिस्तान में किसी ने भी कोई फैक्ट्री लगानी होती है ना, तो सबसे पहले तो उसको एक पावर प्लांट लगाना पड़ता है, क्योंकि वो ग्रिड की बिजली के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता अपनी फैक्ट्री के लिए। दूसरा, उसको एक सिक्योरिटी कंपनी अपनी खोलनी पड़ती है जो कि इसकी फैक्ट्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर वो सिक्योरिटी नहीं मिलती है। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट जिस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना चाहता है, उसको 10 और चीजें करनी पड़ती है इससे पहले कि वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना पड़े। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हुकूमत का कोई फोकस नहीं है। आई विश द गवर्नमेंट द बेस्ट ऑफ लक इन दिस पॉलिसी जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब तक इसकी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट के ऊपर वो फोकस नहीं करेंगे, इससे हमें कोई ज्यादा उम्मीद रखनी। दुरुस्त हो गया जी। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।